चलो भाई, स्वागत है आपका फिर से एक बार शिखर के यूट्यूब चैनल पर। जो श्रृंखला हमारी चली आ रही थी उसका एक सप्ताह पूर्ण हुआ और फिर मैं मंगलवार को आपके साथ, इस बार मेरे जीएस के जो प्रश्न हैं वो भारतीय राज व्यवस्था से, भारतीय संविधान से। पिछली बार जो 20 नंबरों की श्रृंखला थी वो आधुनिक भारत से थे। अब की बार जो क्वेश्चन है 20, वो किससे हैं? भारत की राज व्यवस्था से, यानी कि भारतीय संविधान से। मैंने कहा भी है आपको कि स्टार्टिंग की जो श्रृंखला रहेगी वो थोड़ा इजी रहे, आसान प्रश्नों की रहेगी। धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जो नए नए बैचेस में आ रहे हैं। उनका बोलना है कि सर थोड़ा सा प्रश्नों का स्तर नॉर्मल रखिए। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची, सामने है भाषाएं। 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, या दल बदल भी बोल सकते हो आप इसको, दल बदल भी कह सकते हो आप इसको। 9वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। 10वीं अनुसूची भूमि सुधार। आपको कूट मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन किसका किससे मिलेगा या कौन सा सही होगा। तो 7वीं अनुसूची का संबंध है विधायी शक्तियों से। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। और 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से या दल परिवर्तन के आधार पर निर्भर। तो हमको ऑप्शन ए में देखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में देखना है कि ऑप्शन ए का 3 होना चाहिए। तो 3 पहला तो हमको मिल गया। ऑप्शन बी का पहला होना चाहिए, ऑप्शन बी का पहला भी मिल गया। ऑप्शन सी का चौथा होना चाहिए, ऑप्शन सी का चौथा हो गया। ऑप्शन डी का दूसरा होना चाहिए, ऑप्शन डी का दूसरा होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो। 7वीं अनुसूची का संबंध है विधायी शक्तियों से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर इसका नाम है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कोई बात। संघ सूची में जो विषय हैं लगभग 100 के आसपास सब्जेक्ट हैं, चेंज होते रहते हैं। संघ सूची में जो विषय हैं इस पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है। राज्य सूची के जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का काम राज्य सरकारों का है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं इन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। बस राज्य को यह ध्यान रखना है कि केंद्र का कानून से राज्य का कानून टकराना नहीं चाहिए। अगर समवर्ती सूची के विषय पर राज्य ने भी कानून बनाया है और केंद्र ने भी कानून बनाया है, तो राज्य सूची के वो समवर्ती सूची के विषय पर राज्य के द्वारा जो बनाया गया कानून वो केंद्र के कानून से टकराना नहीं चाहिए। अगर केंद्र के कानून से टकरा गया तो केंद्र का काम नहीं लागू होगा। ये समवर्ती सूची। कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची के हैं जिन पर कानून बनाने का काम केंद्र करती है विषम परिस्थितियों में, जैसे आर्टिकल 249, 250, 52, 53। आगे डिटेल में बात करेंगे इसमें। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं, मूल संविधान में 14 थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को जोड़ा हमने पहला संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1951 में, उसके द्वारा हमारी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे? भूमि सुधार से। और अब है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। ये 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1985 में, राजीव गांधी की सरकार थी, तब जाके ये अमेंडमेंट किया गया। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया। ये पहले प्रश्न का थोड़ा बहुत डिस्कशन था। आइए दूसरा प्रश्न देखिए। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जैसे कि अभी हमने बताया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और
संघ सूची के विषयों से संबंधित था। वैसे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा राज्य सूची में नहीं आता है। आपने ये बताना है कि राज्य सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। रेलवे पुलिस, निगम, निगम कर, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आपने बताना है कि राज्य सूची के विषय में क्या नहीं आता है। तो राज्य सूची के विषय में इनमें से क्या नहीं आता है, जनगणना नहीं आती। ये इसका सही आंसर। बात समझ में आई? चलो, वो सॉरी मैंने उल्टा समझा दिया आपको। प्रश्न बोला है कि राज्य सूची में है, जनगणना ही है। सही आंसर इसका जनगणना है। निगम कर सेंटर में आता है, रेलवे पुलिस भी सेंटर में आता है, और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन भी सेंटर में आता है। जनगणना एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची के विषय में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो है, भारतीय संविधान में निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। आपने ये बताना है कि कौन सी अनुसूची में ये पता लगता है कि भारत में कितने राज्य हैं, या भारत कितने राज्यों से मिलकर संघ बना हुआ है, या कितने केंद्र शासित प्रदेश वहां पर है। आपने ये बताना है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो इसका सही जवाब है पहली अनुसूची। इसका सही आंसर क्या होगा, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची हमको क्या बताती है कि किस इस राज्य के नामों के बारे में और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है हमको पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता, वेतन भत्ते, राजनीतिक पदों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। तीसरी अनुसूची में 3 पदों के शपथ का वर्णन नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और राज्यपाल, ये 3 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का वर्णन अनुसूची में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है। ये 3 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या ये 3 पद शपथ नहीं लेते हैं। तो इसका जवाब है कि शपथ तो लेते हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न ये है कि जब ये शपथ लेते हैं तो इनकी शपथ का वर्णन कहाँ है। तो इनकी शपथ का वर्णन है अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में। जैसे अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, अनुच्छेद 69 में 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है, और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया। अब चौथा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में आखिर क्यों नहीं किया गया, अलग अलग आर्टिकल्स में क्यों किया गया। जब सबकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है तो इन 3 पदों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में क्यों नहीं है। तो इसके पीछे कारण ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के संरक्षण, संविधान के संवर्धन, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, जबकि बाकी सारे पद संविधान के द्वारा दिए गए पद पर हम ईमानदारी से इस पद का निर्वहन करेंगे, इस बात की शपथ लेते हैं। इसीलिए इन तीनों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है बल्कि आर्टिकल्स में दिया गया। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। बात समझ में आई? ये चौथी अनुसूची में है। चल, इस प्रश्न का जवाब पहली अनुसूची थी। आगे देखिए जरा, अगला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अब चूंकि एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कूट वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कूट वाले प्रश्नों पर ज्यादा फोकस किया है। भले आसान प्रश्न है लेकिन कूट वाले। सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करना है आपने। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 360, वित्त आयोग अनुच्छेद 312, वित्तीय आपात अनुच्छेद 280, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 368। अब आपने इनको सुमेलित करना है। संवैधानिक संशोधन होता है अनुच्छेद 368, 368। वित्त आयोग का वर्णन है आर्टिकल 280।
ठीक है। वित्तीय आपातकाल आता है फाइनेंस इमरजेंसी 360 और अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं अनुच्छेद 312 में। तो हमको इन कोटों में छांटना है कि ए का चौथा, तो ए का चौथा तो ये पहला ही लग रहा है हमको, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमको मिल रहा है कि ए का चौथा है, बी का 3 है, बी का 3 है, सी का 1 है, सी का 1 है और डी का 2 है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दो प्रकार से होता है। अगर कभी एग्जाम में आएगा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो इसका जवाब होगा 2 प्रकार से होता है। लेकिन अगर वो पूछेगा कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। विशेष बहुमत या विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन, एक, विशेष बहुमत या विशेष प्रक्रिया तथा आधे राज्यों के बहुमत या राज्यों के बहुमत द्वारा संशोधन, 2, और साधारण प्रक्रिया या साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। 3 प्रक्रियाओं द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि आर्टिकल 368 के अनुसार कितने प्रकार से होता है, तो इसका जवाब होगा 2, विशेष प्रक्रिया और विशेष प्रक्रिया तथा राज्यों के बहुमत, इन दोनों का वर्णन आर्टिकल 368 में। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। वित्त आयोग आपको पता है 280 वित्त आयोग का काम होता है राज्यों में करों का बंटवारा करना या राज्यों को वित्त आवंटित करना, पैसा आवंटित करना, ये काम होता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। 3 प्रकार के आपातकाल देश के अंदर लगते हैं। 352 आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल फाइनेंस इमरजेंसी। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में है कि हमारे देश में या संसद चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में। तो इसका सही जवाब होगा 4, 3, 1, 2। चलो अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि 71वां संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 देखिए जरा कि 71वां संविधान संशोधन तो हुआ था 1992 में, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। ये पूछ रहा है कि अनुसूची 8 में पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो बाद में हमने 8 भाषाओं को और जोड़ा। तो वो कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। वो 3 भाषाएं कौन कौन थी? सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी कश्मीरी नेपाली, नेपाली कोंकणी मणिपुरी, नेपाली कोंकणी असमिया। आपने बताना है कि कौन सी जोड़ी गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाली कोंकणी मणिपुरी, सी ऑप्शन। नेपाली कोंकणी मणिपुरी ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हुई। अभी यह पूछ रहा है कि वो लास्ट संशोधन बताइए जिसके द्वारा 4 जोड़ी गई और हमारे संविधान की अनुसूची 8 में टोटल भाषाओं की संख्या 22 हुई। तो वो 4 कौन सी जोड़ी गई, कौन सा संशोधन था? ऑप्शन ए 90वां संशोधन, ऑप्शन बी 91वां संशोधन, ऑप्शन सी 92वां संशोधन और ऑप्शन डी 93वां संशोधन। तो ये संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 2003। कब हुआ ये? 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, जिसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली लिख रहा हूं मैं, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी इन 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अगले देखिए जरा, आगे देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि मातृभाषा में भी बेसिक एजुकेशन में शिक्षा दी जा सकती है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का और अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 350 का क। ये अनुच्छेद 350 का क राज्य को ये मतलब निर्देश देता है या राज्य का ये कर्तव्य होगा कि मातृभाषा में भी बेसिक शिक्षा में मातृभाषा को भी क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है। अनुच्छेद 350 के क। 350 में है लोक शिकायतों की भाषा। ये सारे आर्टिकल्स में मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि सारे आर्टिकल्स कवर हो जाए। एक ही दिन सारा समझा दूंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए कुछ बचा के रखिए। क्लियर हो गई बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 350 का क। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने कहा कि ये कूट वाले प्रश्न चूंकि ज्यादा आ रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर दिया है कूट वाले प्रश्नों पे। आसान प्रश्न है, ज्यादा घबराए नहीं है, आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 14 संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 36 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 368 नीति निर्देशक तत्व। आपने ये बताना। तो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 36 में है डीपीएसबी 36 से शुरू होता है। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद, वेरी गुड। और अनुच्छेद 368 में है संशोधन की प्रक्रिया। तो आपको कूट कौन सा मिला, 14 का 3, ए का 3, ए का 3, 2 का 4, 2 का 4, 3 का 1, 3 का 2, सॉरी 3 का 2 है और डी का 1, वेरी गुड। ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। अनुच्छेद 14 का नाम ही है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। क्लियर हो गई बात। अनुच्छेद 36 डीपीएसबी शुरू होते हैं 36 से लेकर 51 तक, भाग 4, भाग 4। 74 में है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, आर्टिकल 74। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मैंने अभी डिटेल में आपको बताया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया। वर्तमान में कितनी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या 22 है। 23वीं की मांग हो रही। क्षेत्रीय भाषाएं वो भाषाएं होती है जो एक विशेष समुदाय द्वारा एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, उसको क्षेत्रीय भाषाएं कहा जाता है। तो अभी क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है और 23वीं की मांग की जा रही है, 23 भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद, 420, 380, 270, 395। ये बहुत आसान प्रश्न है, चूंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने दिया था। अगर आपसे वो पूछेगा कि मूल संविधान में ये आरंभ में कितने आर्टिकल थे, तो 395 थे। अच्छा मजेदार बात यह है कि 395 आज भी है, आज भी 395 है। आज भी कोई आर्टिकल 396 नंबर का नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स के बीच में सब पार्ट जोड़ दिए गए। जैसे 15 के 5-6 पार्ट हो गए, आर्टिकल 16 के भी 6-7 पॉइंट हो गए, आर्टिकल 21 का भी 21 का हो गया। कई ऐसे सब पार्ट है, बहुत सारे अनुच्छेदों में कई ऐसे सब पार्ट जोड़ दिए गए हैं जिनमें अनुच्छेदों की संख्या 460 के आसपास हो गई। अगर ये पूछेगा गिनती के अनुसार कितने हैं तो 465 के आसपास है, और अगर ये पूछेगा कि मात्र कितने अनुच्छेद है तो 395। मूल संविधान में भी 395 थे, आज भी 395। 396 आर्टिकल कोई नहीं है, 396 नंबर का आर्टिकल है ही नहीं। लेकिन अगर वो पूछेगा कि गिनती के आधार पर कितने हैं तो कितने हैं, 395।
वो 465। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? फाइनेंस बिल की बात कर रहा भाई। अगर ये मनी बिल बोलता धन विधेयक, तो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। ये वित्त विधेयक बोल रहा है, वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117 में। 117 में वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का अध्यादेश है, अध्यादेश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 217। ठीक है, इंपोर्टेंट आर्टिकल 123 भी है और 117 तो है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। चलिए अगला प्रश्न, जेपी आंदोलन, अच्छा इसमें भी सुमेलित करना है आपको। जेपी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और जन लोकपाल आंदोलन आपने बताया। तो जेपी आंदोलन मतलब जयप्रकाश नारायण, नर्मदा बचाओ आंदोलन मतलब मेधा पाटेकर, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और लोकपाल आंदोलन अन्ना हजारे। तो हमने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा क्या क्या है। तो ऑप्शन ए का होना चाहिए सीधे बी 2, अच्छा 2। ऑप्शन बी का होना चाहिए 3, ऑप्शन बी का 3, ये वाला हमको मिल गया। ऑप्शन बी का 3 है, ऑप्शन सी का ए है और ऑप्शन डी का 4 है। तो सही ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हो गई बात? चलो अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्रांति कब आयोजित की? संपूर्ण क्रांति का मतलब राजनीतिक मुद्दे भी थे, सामाजिक मुद्दे भी थे, आर्थिक मुद्दे भी थे, कई प्रकार के 7 प्रकार के मुद्दे थे। इसमें 7 प्रकार के मुद्दों को क्या बोला गया? संपूर्ण क्रांति बोला गया। इसलिए इसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक 7 प्रकार के ये क्रांति के 7 प्रकार के मुद्दे थे, इसलिए उसको संपूर्ण क्रांति कहा गया। जून 1974, जून 1982, अगस्त 1984 या अगस्त 1972। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह शुरू हुआ था जून 1974। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? जून 1974। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कोट का चयन कीजिए। आतंकवाद और नक्सलवाद भारत, पश्चिम बंगाल की एक विचारधारा नक्सलवाद है, वो उससे संबंधित है। नक्सलवाद भारतीय राजनीति की चुनौतियां हैं। दूसरा है वर्तमान सरकार की उदासीनता ने इसे बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही है। आतंकवाद और नक्सलवाद भारतीय राजनीति की चुनौतियां हैं, वेरी गुड, ये पहला पॉइंट सही है। नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों हमारी राजनीति के लिए चुनौतियां हैं और वर्तमान सरकार की उदासीनता ने इसे बढ़ाया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। इसमें ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है। क्लियर हो गई? ऑप्शन सी इसमें सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपातकाल की घोषणा होने से 1 महीने के अंदर अंदर इस संस्था से पारित होना जरूरी है। लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों सदनों से या सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद से। संसद का मतलब है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों से इसे विशेष बहुमत से पास होना है। 1 महीने के अंदर अंदर इसे विशेष बहुमत से पास होना है, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 6 महीने के लिए की जाए। अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, अभी भी मैंने जिक्र किया था उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355। अगर प्रश्न आएगा राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण लगेगा देश के अंदर, कारण क्या होगा, तो उसमें क्या होगा? आंतरिक, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। और युद्ध 3 कारण है, या तो इनकी आशंका है या ये 3 घटनाएं हो गई है, तब आपातकाल लगेगा।
लेकिन राज्य को निर्देश दिया गया है कि हमको बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 355 में लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है। भारत के राष्ट्रपति आपात की घोषणा, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो। अभी आया था प्रश्न, बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सांप्रदायिक संघर्ष का, युद्ध का। युद्ध भी सही है, बाह्य आक्रमण भी सही है, आंतरिक अशांति भी सही है, लेकिन इसकी जगह क्या हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, इसका मतलब सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा हुआ है, आंतरिक विद्रोह को हटा दिया गया, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है ना। अब सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है, और ऑप्शन 4 सही। तो ऑप्शन ए और 4, ऑप्शन सी इसका सही से जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही से जवाब होगा। युद्ध भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण भी हो सकता है, और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विरोध ये नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। अगर आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह होता तो सी वो वाला ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही। चलो, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मूल अधिकारों, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्थगित कर सकता है? मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है 358, 357, 352 या 359। तो इसका सही जवाब होगा 359 में। ये बोल रखा है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, लेकिन अगर और भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना है, निलंबित करना है, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ये पावर अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति को दे रखी है। केवल ध्यान रहे, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। 20 और 21 ना अपने आप सस्पेंड होगा और ना ही राष्ट्रपति इसको सस्पेंड कर पाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे प्रश्न देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में मंत्रियों की संख्या हो सकती है, राज्य में मंत्रियों की संख्या हो सकती है, राज्य में मंत्रियों की संख्या हो सकती है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसके द्वारा मंत्रियों की संख्या को फिक्स कर दिया गया, जिसके द्वारा मंत्रियों की संख्या को फिक्स कर दिया 15%, 12%, 17% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15%। राज्य में पूछ रखा है तो राज्यों के लिए बोल रखा था 15% या 12 संख्या है, परसेंट नहीं है। या तो 15% रखेंगे या 12 रखेंगे। बहुत सारे राज्यों की शिकायत थी कि उनकी विधानसभा की सीटें कम हैं, और जब विधानसभा की सीटें कम हैं तो उनका 15% कम निकल रहा है। तो उनको बोल दिया गया कि चलो तुम 12 रख सकते हो, सीएम सहित। सीएम भी इसी में आएगा 12 में, ठीक है, मुख्यमंत्री सहित। तो ऑप्शन में 12% है, 12 नहीं है। अगर ये 12 होता है यहाँ पे तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होते, लेकिन ऑप्शन 12% लगा हुआ है, इसलिए गड़बड़ हो गया है। तो 15% इसका सही जवाब, ठीक है। 15% में अधिकतर राज्यों ने 15% ही रखा हुआ है, 15% या 12। चलो कोई बात। चलिए, इनमें से कोई नहीं होगा, है ध्यान रखना बात, इनमें से कोई नहीं तब होता जब यहाँ पे 15% की जगह सिर्फ 15 लिखा होता। 15% भी तो रख सकते हैं ना भाई, 12 वही राज्य रखते हैं जिनकी विधानसभा की सीटें कम है। चलो आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न ये है कि सभी प्रकार के मौलिक अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? भारत के नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को, अल्पसंख्यक नागरिकों को, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्रकार के मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है, आपने ये बताना है। सभी प्रकार के मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? भारत के नागरिकों को सभी प्रकार के हैं, लेकिन आर्टिकल 29 और 30 केवल किसको है? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक नागरिक एक ऐसा नागरिक है जिसको आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 सभी प्रकार के आर्टिकल, सभी प्रकार के मौलिक अधिकार इनको मिलते हैं। ये स्पेशल आर्टिकल हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, और 29, 30 और स्पेशल आर्टिकल हैं जो केवल अल्पसंख्यक नागरिकों को मिलते हैं। तो आज की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हुई।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसी श्रृंखला हमारी निरंतर चली आ रही है। आपको यूट्यूब में ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को हिंदी के, उत्तराखंड के, जीएस के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहे 20-20 डेली। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।